तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। ध्यान बोर्ड पे दे, इसमें क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। पहले तो ये है प्रिज्म के थ्रू जो रिफ्लेक्शन होता है उसको डिस्कस करो। दूसरा है एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड करो। तीसरा है प्रिज्म फॉर्मूला ड्राइव करो। ठीक है, तो ये सारे एक ही टॉपिक के अंदर आते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। इसने कहा रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म, प्रिज्म के थ्रू हमें क्या करनी है, रिफ्लेक्शन डिस्कस कर लिया। तो प्रिज्म क्या होता है पता है, सबने देखा होगा पहले क्लास में, दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इंक्लाइन है। ये है क्या, प्रिज्म ए बी सी, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। ए को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ प्रिज्म। अब यहाँ बाहर तो हवा है, यानी बाहर है रेयर मीडियम जहाँ पे एयर है, यहाँ पे है डेंसर मीडियम जहाँ पे ग्लास। फिर यहाँ पे कौन सा मीडियम बनेगा, रेयर यानी ए। इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मान लिया मैंने μ1, इसका μ2, इसका अगेन μ1। ठीक, इंसिडेंट रे आती है, फॉल करती है ऑन द सरफेस ए बी। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करते हो तो ये क्या बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस I1। केस क्या है, लाइट जा रही है रेयर टू डेंसर मीडियम, तो बेंड होगा टुवर्ड्स द। ठीक है जी। अब इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे, कर दिया, तो ये एंगल क्या है, R1। केस क्या बना, डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये एंगल और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है इस सरफेस के लिए और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है इस सरफेस के लिए। लेकिन कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए इसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ R2 से और इसको कर रही हूँ E2। ठीक है, क्लियर है, समझ आएगा। हाँ जी, क्लियर है ना। ठीक है, अगर ये प्रिज्म ना होता तो ये इंसिडेंट रे कैसे जाती है, डायरेक्ट सीधी। लेकिन अब कैसे गई है, लास्ट रिजल्ट हमारा ये आया ये, यानी इतने एंगल पर क्या होगी, वो डाइवेट होगी। प्रिज्म रखने की वजह से डेल्टा एंगल पर क्या होगी, वो मुड़ गई। ये मीनिंग बना। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर इनको नाम दे देते हैं, ये है LOMN। ठीक, इस एंगल को नाम दिया मैंने एंगल 1, इसको नाम दिया एंगल 2। जब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये भी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, इंसिडेंट रे या नॉर्मल है ना, ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 होगा। तो एंगल 1 कितना आएगा, I1 माइनस R1। एंगल 1 कितना आएगा हमारे पास, I1 माइनस। सिमिलरली एंगल 2 कितना बनेगा, I2 माइनस R2, क्योंकि ये I2 है तो ये पूरा I2 होगा। I2 में से R2 माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया, 2। इन ट्रायंगल NLM, इन ट्रायंगल NLM, ये बाहर है, 1 और 2 अंदर है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट एंगल, दैट मींस डेल्टा इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो क्या बनेगा, I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। इसको ऐसे लिख दो, I1 प्लस I2 माइनस कॉमन R1 प्लस, इक्वेशन नंबर। क्लियर है। अब देखो ये एक क्या बन रही है, ALOM, क्वाड्रिलेटरल। अपोजिट एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो इन ALOM क्या बनेगा, एंगल A प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री।
अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अब आ जाओ इसके अंदर ट्रायंगल LMO, इन ट्रायंगल LMO क्या बनेगा? एंगल R1 प्लस R2 प्लस एंगल O इज इक्वल टू क्या आएगा? 180 डिग्री। दोनों की राइट हैंड साइड 180 डिग्री है। दोनों इक्वेशन को क्या करोगे? कंपेयर। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 2 and 3 तो क्या आएगा? एंगल A प्लस एंगल O इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस एंगल O कैंसिल, तो A किसके इक्वल आया? R1 प्लस R2, यानी R1 प्लस R2 को हम A पुट कर सकते हैं। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो क्या आएगा हमारे पास? डेल्टा I1 प्लस I2 माइनस, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 4। क्लियर है? समझ आया? नोट करो यहाँ तक पहले। नाउ अप्लाई स्नेल्स लॉ। नाउ अप्लाई स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे। देखो, अगर मैं यहाँ से चलूँ साइन I1 बाय R1, साइन I1 बाय साइन R1 which is approximate equal to I1 by R1 is equal to क्या बनेगा? μ2 by μ1, है ना? μ2 by μ1 जिसको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया मैंने। तो I1 कितना है मेरे पास? म्यू R1। सिमिलरली अगर मैं उधर से चलूँ तो क्या बनेगा? साइन I2 by साइन R2 which is approximate equal to I2 by R2। तो ये भी वही बनेगा μ2 by μ1। क्या है? म्यू। तो I2 कितना आया मेरे पास? म्यू R2। क्लियर हो? समझ आया? नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 4। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 4। 4 इक्वेशन क्या थी? डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस I1 I2 की वैल्यू पुट करें, म्यू R1 प्लस म्यू R2 माइनस A, म्यू कॉमन R1 प्लस R2 माइनस A। R1 प्लस R2 किसके इक्वल था? A के। तो कितना है? म्यू A माइनस A कॉमन लिया तो क्या बन गया? म्यू माइनस 1 टू A। तो डेल्टा क्या है हमारे पास? एंगल ऑफ डेविएशन म्यू माइनस 1 टू। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर? करो नोट। अब बात आती है प्रिज्म फॉर्मूला। प्रिज्म फॉर्मूला ड्राइव। देखो हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 में डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस A। इसको मैं ऐसे लिखूं, I1 स्क्वायर I2 स्क्वायर माइनस 2 रूट I1 I2 प्लस 2 रूट I1 I2 माइनस। कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, है ना? लिख सकते हैं ऐसे। कैंसिल होकर क्या बनेगा? I1 प्लस I2, इसमें कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना? तो इस वाले फॉर्मूले A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB कितना बना? रूट I1 माइनस रूट I2 होल स्क्वायर प्लस 2 रूट I1 I2 माइनस। ये इक्वेशन बन गई इक्वेशन। अब हम कर रहे हैं तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फाइंड, एक ड्राइव कर रहे हैं प्रिज्म फॉर्मूला। देखो मिनिमम डेविएशन, ये वैल्यू मिनिमम कब होगी? ये तो 0 होने से रहा, एंगल ऑफ प्रिज्म तो 0 नहीं हो सकता। किसी ना किसी एंगल पर लाइट फॉल करेगी तो I1 I2 भी 0 नहीं हो सकते। तो इसका मतलब ये वैल्यू 0 हो सकती है माइनस में। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी? ये 0 हो जाए। यानी आप कह सकते हो फॉर मिनिमम डेविएशन डेल्टा क्या होना चाहिए? मिनिमम। वो कब होगा? इफ रूट I1 माइनस रूट I2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स रूट
इक्वल टू I2, तो I1 इज इक्वल टू क्या आ गया I2, जिसको मैंने मान लिया I। क्लियर हुआ यहाँ तक? समझ आया पक्का? तो यहाँ से हमने इसको I माना। अब हमने क्या फाइंड किया था पीछे? I1 इज इक्वल टू म्यू R1 और I2 को फाइंड किया था म्यू R2। तो यानी ये क्या होगा? म्यू R1 इज इक्वल टू म्यू R2, म्यू म्यू कैंसिल, तो R1 भी किसके इक्वल आ गया? R2 के इक्वल आ गया, जिसको मैंने मान लिया R। ठीक है, क्लियर है? तो अब देखो हमारे पास यहाँ पर डेल्टा इज इक्वल टू क्या आया था? I1 प्लस I2 माइनस A। मिनिमम डेविएशन के लिए I1 I2 क्या है? इक्वल, यानी 4 मिनिमम डेविएशन ये क्या बन जाएगा? 2I। तो I कितना आ जाएगा? A प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2, यही बनेगा, है ना? और हमें एक चीज और पता है, A इज इक्वल टू क्या है था? R1 प्लस R2, तो A इज इक्वल टू क्या बन गया? 2R, तो R कितना आया? A बाय 2। तो मैंने क्या किया? एंगल ऑफ इंसिडेंस कैलकुलेट कर लिया और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैलकुलेट कर लिया। प्रिज्म फॉर्मूला बनाना है। प्रिज्म फॉर्मूला कैसे बनाएंगे हम? स्नेल्स लॉ से, बाय स्नेल्स लॉ, म्यू इज इक्वल टू साइन I बाय साइन R। हाँ वही था, मिनिमम डेविएशन के लिए हमने I और R फाइंड कर लिया, कुछ कर दो वैल्यू, तो क्या बनेगा? साइन A प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2 बाय साइन A बाय 2। तो ये आप ये भी कह सकते हो प्रिज्म फॉर्मूला है, ये भी कह सकते हो इट इज द रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, क्लियर है? तो इसको बोलते हैं हम प्रिज्म। नोट करें। हाँ जी, अब हम करते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब कोई बता सकता है? माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप है, यानी जब हमें इमेज को ये कह सकते हो हाई मैग्नीफाइड करके देखना है या दूर है बहुत ऑब्जेक्ट उसको देखना है, तो उनके लिए जिन इंस्ट्रूमेंट्स की हम यूज़ करते हैं वो क्या है? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है ना? ऑप्टिकल इसलिए बोलते हैं इसलिए सारे लाइट बेस्ड होते हैं। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहला आता है तुम्हारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप को हम मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है इसके अंदर? कौन सा लेंस यूज होता है? कन्वेक्स लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ। ये क्या है हमारे पास? कन्वेक्स लेंस है, स्मॉल फोकल लेंथ का जो यूज होगा इसमें सिंपल माइक्रोस्कोप। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये है ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है जी, इसके अंदर इमेज कौन सी बनेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। और हमें पता है कन्वेक्स लेंस में वर्चुअल इमेज कब बनती है? जब ऑब्जेक्ट रखा हो एट लेस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, या कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट रखा हो ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में, यानी बहुत क्लोज होना चाहिए ऑब्जेक्ट, है ना? तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट हम रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, पैरेलल रेज गई, कहाँ से पास करेंगे? प्रिंसिपल फोकस। ऑप्टिकल सेंटर में से एज इट इज नहीं बनेगी तो वर्चुअल रहेगी बैक साइड में। मिल गई यहाँ पे, तो इमेज बनी यहाँ पे, जिसको नाम दिया मैंने A डैश B डैश। क्लियर? समझ आएगा? तो हम क्या कर रहे हैं? सिंपल माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ convex lens of small focal length which produced virtual and erect image and magnified, highly तो नहीं कह सकते, and magnified, बड़ी करके दिखाएंगे। ठीक है, सो इट इज कॉल्ड मैग्नीफाइंग ग्लास, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं। तो इसमें हमने पढ़ लिया भाई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो जो पैरेलल जाएगी वो प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी, ऑप्टिकल सेंटर से एज इट इज। तो एक्चुअली तो मीट नहीं करे बट वर्चुअली मीट करेंगे, तो इमेज क्या बनाएंगे? वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर है यहाँ तक? समझ आ गया? अब आ जाती है मैग्नीफाइंग पावर।
इसके अंदर मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। देखो मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज द एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द फाइनल इमेज टू एंगल सबटेंडेड एट आई बाय द ऑब्जेक्ट when the object and image when the are at a least distance of distinct vision, यानी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए। लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन तुमने पढ़ा हुआ है 10th में, क्या होता है, नियर पॉइंट और फार पॉइंट की रेंज को बोलते हैं। नियर पॉइंट कितना होता है 25 सेंटीमीटर और फार पॉइंट कितना होता है इनफाइनाइट, ठीक है। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या है, इट इज डिफाइंड एज the angle subtended at eye by the final image to the angle subtended at eye by the object when object and final image are at least distance of distinct vision। तो ये फाइनल इमेज बनी है, पहले समझो, मैंने माना इसके साथ ये एंगल बना रहा है अल्फा और बीटा, फाइनल इमेज कर लिया, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, पैरेलल ले जाओ, A1 ले लिया इसको नाम, A1 ऑप्टिकल सेंटर के साथ एंगल बना रहा है अल्फा, ठीक है। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी, इमेज ने जो एंगल बनाया बाय ऑब्जेक्ट ने जो एंगल बनाया बीटा बाय अल्फा। इसको फाइंड करने के लिए हम इसको अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल लिख सकते हैं, टेंजेंट बीटा बाय टेंजेंट अल्फा। टेंजेंट बीटा क्या होगा इस ट्रायंगल में, AB बाय OB, AB बाय OB, और अल्फा क्या होगा A1 B डैश बाय OB डैश, A1 B डैश बाय OB डैश। A1 B डैश किसके इक्वल है, AB के इक्वल है। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, AB बाय OB मल्टीप्लाई में OB डैश बाय AB, AB कैंसिल, तो कितना बचा, OB डैश बाय OB। OB डैश का मतलब क्या है, फाइनल इमेज B, OB का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U। दोनों इस साइड है, इंसिडेंट रे उधर जा रही है तो साइन क्या आएगा, माइनस। सेम साइड जैसे हम कैसे लेते हैं, if the distance laser is opposite to the direction of incident ray, then negative incident ray इधर जा रही है, हम डिस्टेंस इधर मेजर कर रहे हैं, तो क्या बनेगा माइनस बी बाय माइनस बी, यानी कितना आया हमारे पास बी बाय, मैग्निफिकेशन कितनी आई बी बाय। क्लियर है, समझ आ गया, कोई डाउट। अच्छा, इसको मैग्निफिकेशन और फोकल लेंथ में अगर रिलेशन निकाला 1/d माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है, v से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो क्या बनेगा, ये बनेगा 1 माइनस m कितना आया v/f, तो m कितना हो जाएगा 1 माइनस v/f, यानी f माइनस v/। तो कई बार क्या होता है सिर्फ इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ और मैग्निफिकेशन में से कुछ दिया होता है, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं दी होती। सपोज करो आपको इमेज डिस्टेंस दी और फोकल लेंथ दी, मैग्निफिकेशन निकालनी है, तो तुम क्या करोगे, पहले लेंस फॉर्मूला लगाओगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालोगे, फिर डिवाइड करोगे, फिर मैग्निफिकेशन फाइंड करोगे। तो आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, f-v/f। क्लियर है, तो ये था हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट में हम करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। क्लियर है, नोट कर लो।